साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। साखी का शीर्षक है अपना अपना भाग्य। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। राजा वीरभद्र नाम का एक बहुत ही दयालु शासक था। जो लोग सचमुच ज़रूरतमंद होते थे, राजा ऐसे लोगों की आर्थिक मदद करने से पहले सोच विचार नहीं किया करता था। अगर कभी किसी व्यक्ति को कोई नया व्यापार शुरू करना होता, या कोई व्यक्ति अगर अपने परिवार वालों को तीर्थ यात्रा पर ले जाना चाहता, अथवा कोई व्यक्ति अगर बहुत दिनों से रोगग्रस्त रहता और उसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं होता था, तो राजा ऐसे लोगों की मदद निसंकोच किया करता था। साध संगत जी, हैरानी की बात तो ये है कि जिन भी लोगों की राजा मदद किया करता था, वो सभी लोग राजा के पास वापस आकर कृतज्ञता ज़रूर प्रकट किया करते थे। राजा को ये देखकर बड़ी खुशी होती थी कि समय पर दी गई मदद से लोगों को अच्छा परिणाम मिल गया। लेकिन राजा को एक बात का बहुत दुख था। राजा वीरभद्र का दूर के रिश्ते में एक चचेरा भाई था जिसका नाम था वीरमूर्ति। वीरमूर्ति बहुत ही गरीब था। राजा सचमुच वीरमूर्ति की मदद करना चाहता था, लेकिन वीरमूर्ति राजा की दी गई मदद से पूरा लाभ नहीं उठा पाता था। वीरमूर्ति एक अच्छा शिकारी था और वो अलग अलग विषयों पर कविताएं भी बनाता था और राजा को कविताएं सुनाया करता था। वीरमूर्ति जब भी शिकार से वापस आता या राजा को कविता सुनाता, तो राजा वीरभद्र उन्हें पुरस्कार ज़रूर दिया करते थे। लेकिन धन का उपयोग करने से पहले ही या तो उस धन को चोर ले जाता या मार्ग में वीरमूर्ति का थैला खो जाता। इस प्रकार वीरमूर्ति हमेशा ही गरीब का गरीब बना रहा। जब भी वीरमूर्ति महल में आता तो वो मैले कुचैले कपड़ों में होता अथवा भूखा प्यासा रहता। एक दिन वीरमूर्ति ढेर सारे शिकार के साथ राजा वीरभद्र के महल में आया। वीरभद्र वीरमूर्ति पर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने अपने दरबारियों के सामने वीरमूर्ति को पुरस्कार देना चाहा। इसीलिए वीरभद्र ने सभी को बुलाकर कहा कि आप सभी मेरे चचेरे भाई वीरमूर्ति को जानते हैं। आज उसने ढेर सारे शिकार मारकर अपनी बहादुरी दिखाई है। मैं आप सभी के सामने इसे पुरस्कार देना चाहता हूँ। तभी राजा ने विधि पूर्वक वीरमूर्ति को एक नारंगी भेंट की और मुस्कान के साथ उसे विदा किया। वीरमूर्ति ने झुककर राजा को धन्यवाद दिया और दरबार से वो बाहर निकल गया। अब दरबार में सभी लोग आपस में बातें करने लगे कि कहीं राजा अपने गरीब चचेरे भाई के साथ कोई शरारत तो नहीं कर रहे। राजा ने ये बातें सुन ली, लेकिन राजा ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। ना तो राजा के चचेरे भाई को और ना ही राजा के दरबारियों को इस बात का पता था कि वीरमूर्ति को पुरस्कार में दी गई नारंगी कोई साधारण नहीं थी और उसमें मूल्यवान रत्न थे। वीरमूर्ति ने पुरस्कार के बारे में ज़्यादा सोचा भी नहीं। आखिर राजा ने दरबारियों के सामने उसकी बहादुरी की इतनी तारीफ की थी। ये बात ही वीरमूर्ति के लिए बहुत बड़ी थी। मामूली नारंगी से ये कहीं अधिक बड़ा उसके लिए पुरस्कार था। अब वीरमूर्ति नारंगी को थैले में डालकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वीरमूर्ति को एक भिक्षु मिला। उसने अपना कटोरा वीरमूर्ति के सामने बढ़ा दिया। अब उसके पास पैसे तो नहीं थे, इसीलिए वीरमूर्ति ने नारंगी निकाली और भिखारी के कटोरे में डाल दी। वीरमूर्ति ने भिखारी से कहा, तुम्हें भूख लग रही होगी, तुम इसे खा लो। ये कहकर वीरमूर्ति वहाँ से चला गया। अब वो भिक्षुक ये देखकर हैरान था कि वो नारंगी असामान्य रूप से भारी है, बहुत चमकदार थी। इसीलिए उस भिक्षुक ने उसे राजा के पास ले जाने का फैसला किया। अब पहरेदारों ने राजा की दानशीलता को जानते हुए भिखारी को महल के अंदर जाने दिया। जब वो भिखारी महल के अंदर गया
तो राजा ने बड़े ही आदर के साथ उसे बिठाया। अब उस भिखारी ने वो सुनहरी नारंगी निकालते हुए कहा, महाराज, आप इस गरीब भिखारी का उपहार स्वीकार करें, लेकिन इसके साथ मेरा आशीर्वाद है। नारंगी को देखते ही राजा वीरभद्र जान गया कि उसका अभागा भाई नारंगी के मूल्य को समझ नहीं सका। राजा वीरभद्र ने वो नारंगी स्वीकार की और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला भिखारी को भेंट दिया। भिखारी राजा को आशीर्वाद देकर चला गया। जब राजा ने अपने राज्य में राजकीय आखेट की घोषणा की, तब वीर मूर्ति भी आखेट में शामिल था। इस बार भी वीर मूर्ति ने पहले की तरह अनेक शिकार किए। राजा ने दोबारा उसे पुरस्कार में नारंगी दी। अब वीर मूर्ति ने सोचा, ये दूसरी नारंगी होगी, इसीलिए वो नारंगी को थैले में रखकर दरबार से बाहर चला गया। मुख्य द्वार पर पहुंचने से पहले ही वीर मूर्ति को एक दरबारी मिला। वो पान चबा रहा था। वीर मूर्ति ने उस दरबारी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई अतिरिक्त पान है? पान के बदले में वीर मूर्ति ने दरबारी को वो नारंगी दे दी। दरबारी ने हंसी के साथ नारंगी को स्वीकार कर लिया। राजा का वो दरबारी नारंगी लेकर राजा के पास गया और राजा को नारंगी देते हुए बोला, ये आपके चचेरे भाई ने मुझे पान के बदले में दिया है। आपने ये नारंगी अपने भाई को 2 बार दी, लेकिन उसने संभाल कर अपने लिए इसे नहीं रखा। दरबारी ने राजा से कहा, महाराज, वीर मूर्ति की मदद करने का कोई फ़ायदा नहीं, वो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होगा। एक और राजकीय आखेट में राजा ने वीर मूर्ति की बहादुरी के लिए उसे तीसरी बार वो ही नारंगी दी। साथ ही साथ राजा ने ये कसम खाई कि ये उसकी अपने भाई के लिए आखिरी मदद है। वीर मूर्ति ने जब राजा के हाथ से नारंगी ली, तब वो ज़मीन पर गिरकर कई टुकड़ों में बिखर गई। उसके अंदर के मूल्यवान रत्न बाहर आ गए। वीर मूर्ति ने राजा वीरभद्र से कहा, महाराज, मुझे माफ़ कीजिए। ये कहकर वीर मूर्ति रत्नों को एक एक करके चुनने लगा। साथ ही साथ वो हैरान भी था। वीर मूर्ति ने राजा के चेहरे की ओर देखा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे भाई, तुम्हारा भाग्य खुल गया है। जब भी मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की, जब भी मैंने तुम्हें मूल्यवान नारंगी दी, तुमने वो नारंगी दूसरों को दे दी। तुम्हारे दिल में भी दूसरों की मदद करने का भाव था। इसीलिए ईश्वर ने आज खुद ही इस नारंगी को कई टुकड़ों में बिखेर दिया, ताकि तुम भी अब धनी बन जाओ। राजा वीरभद्र ने वीर मूर्ति को इतना सारा सोना देकर विदा किया जो उसकी जिंदगी भर चले। अब वीर मूर्ति शीघ्र ही एक धनी व्यक्ति बन गया, लेकिन उसने एक निश्चय किया कि वो भी राजा वीरभद्र की तरह हमेशा ही ज़रूरतमंदों की मदद करेगा। साथ संगत जी, आज की ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।